हेलो एवरीवन, नमस्कार। मेरा नाम अभिजीत यादव है और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि मेंस में जब आंसर राइटिंग कर रहे होते हैं तो कुछ हैक्स जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं व्हेन यू डू नॉट हैव कंटेंट। क्योंकि मेंस में हमेशा एक ही चीज़ होगी कि यू विल नॉट नो ऑल द क्वेश्चंस। सो व्हाट डू यू डू व्हेन यू डू नॉट हैव इनफ कंटेंट? We will be talking about these hacks with examples from previous year mains questions. So before we begin, ये मेरे बारे में कुछ बेसिक जानकारी है। जो लोग मुझसे पहली बार मिल रहे हैं यहाँ से देख सकते हैं। एंड I've announced this before, I'm running a mains focus group जिसमें 5 टेस्ट होंगे, essay plus 4 GS tests which will be evaluated. You will also get model solutions with them. Also one-to-one discussions होंगी with me and Shashank, who is also a previous ranker. उसके अलावा विल ऑल्सो भी शेयरिंग रिसोर्सेज जो आप यूज़ कर सकते हैं अपना कंटेंट को इम्प्रूव करने के लिए। कोट्स की लिस्ट, फैक्ट शीट्स, ये टाइप चीज़ें हम आपको इस मेंस फोकस ग्रुप में देंगे। उसके अलावा वी वांट टू कीप दिस ग्रुप वेरी स्मॉल एंड फोकस्ड। क्यों? क्योंकि दिस इज़ अ प्रॉब्लम दैट आई पर्टिकुलरली फेस्ड जब मैं मेंस की तैयारी कर रहा होता था कि फोकस्ड फीडबैक, डायरेक्ट फीडबैक नहीं मिलता था। ऐसा स्कैटर्ड सी चीज़ें बता देते थे लोग कि अंडरलाइन कर दिया, नहीं किया, वो किया। सो वी वॉन्ट टू improve on that. We want to do something better for people who are preparing for mains this year. Also, the form for joining the mains focus group will be in the description below. If you fill the form and आपको कोई revert mail नहीं आता तो please check your spam folder. You might have received a mail there. Right, so let's begin. As always, some disclaimers. ये जो framework मैं आपके साथ share करूँगा आज, this is for when you do not have any other content. ऑब्वियसली हमेशा मेंस में एक चीज़ आपको याद रखनी है कि यू हैव टू प्रायोरिटाइज का मतलब है यहाँ पे आपको, जैसा कि मैंने पहले प्रीलिम्स के बारे में भी बोला है, सीरियली क्वेश्चंस करना नहीं है। यू डोंट हैव टू डू क्वेश्चंस 1 to 20 एक के बाद एक। आपको सबसे पहले 15 मार्कर्स प्रेफरेबली करने हैं एंड इवन इन 15 मार्कर्स यू हैव टू डू द क्वेश्चंस दैट यू नो। देन you know slightly, then you need to shift to 10 markers that you know, and then 10 markers that you know slightly, then come back to 15 markers जो नहीं आते हैं, and then 10 markers जो नहीं आते हैं। हर साल 2 से 3 सवाल एटलीस्ट ऐसे होंगे जो आपको नहीं आते होंगे। सो जो फ्रेमवर्क हम आज बात करेंगे वो इन 2 से 3 सवालों के लिए है कि कैसे आप सिलेबस का इस्तेमाल करके इन सवालों का जवाब निकाल सकते हैं। But what you need to keep in mind here is कि you will not get average marks in these questions. अगर आप ये framework follow कर रहे हैं तो आपको average marks नहीं आएंगे। average marks माने let's say 3 to 4 out of 10. So you will not get 3 to 4 marks. You will probably maybe get 1 to 2 marks. But this getting 1 to 2 marks is much better than getting 0. क्यों? क्योंकि किसी भी सवाल में अगर आपको 4 नंबर पहले से मिल रहे हैं तो 4 से 6 जाने के लिए महाभारत होती है, बट 0 से 2 जाने के लिए बहुत आसान है। सो व्हाट विल बी फोकसिंग ऑन इज दिस एस्पेक्ट इन क्वेश्चंस जहां आपके पास कंटेंट नहीं है। सो फ्रेमवर्क इज कि हम सिलेबस को यूज करेंगे पॉइंट्स जनरेट करने के लिए। फॉर इंस्टेंस एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है जिसके बारे में आपके पास डेटा नहीं है तो हम याद करेंगे कि उसके आगे पीछे सिलेबस में क्या पॉइंट है। So like question is from this point of the syllabus. We will remember 2 points before, 2 points after and use this to fulfill the needs of the question. Obviously इसके लिए आपको सिलेबस याद होना चाहिए। अगर आपको सिलेबस याद नहीं है तो ये फ्रेमवर्क आपके बहुत ज़्यादा काम नहीं आएगा। सिलेबस याद होने से बहुत सारी अच्छी चीज़ें होती हैं। एक तो आपको पता चलता है कि भाई आपने पूरी तरीके से तैयारी करी है नहीं करी है, एंड ऑब्वियसली यू कैन यूज़ फ्रेमवर्क्स लाइक दीज। देर आर अदर फ्रेमवर्क्स एज वेल। पेस्टल is a well-known framework. Medix is another framework. Medix आपका होता है military, economic, diplomatic, ideological, cultural, strategic. So this is a more IR focused framework. So let's see. अब एक और चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि ये जो framework हम बात कर रहे हैं, this is not always applicable. जब question आपसे specific provisions पूछ रहा है, जैसे कि ये सवाल है जो कि पूछ रहा है कि enumerate the occasions when joint sitting would happen and the occasions when it cannot and reasons. तो ये बहुत ही एक स्पेसिफिक सवाल है। इधर आप सिलेबस को इस्तेमाल करके आगे पीछे जो चीज़ें करोगे तो वो नहीं होगा एंड ये 1-2 नंबर भी आपको शायद नहीं मिले। तो स्पेसिफिक प्रोविजन वाले सवालों में ये एप्लीकेबल नहीं है।
कैसे सवालों में ये एप्लीकेबल है, लेट्स लुक एट देम। तो GS1 के कुछ सवाल हमने उठाए हैं कि अकाउंट फॉर द ह्यूज फ्लडिंग ऑफ मिलियन सिटीज इन इंडिया इंक्लूडिंग स्मार्ट वंस लाइक हैदराबाद एंड पुणे सजेस्ट लास्टिंग रिमीडियल मेजर्स। तो एक तो सबसे पहली चीज़ कि ये अर्बनाइजेशन से रिलेटेड सवाल है, राइट। अर्बनाइजेशन, हर साल एक आध सवाल बनता है तो पता तो होना ही चाहिए, बट लेट्स से आपके पास नहीं है डेटा, राइट। देन वी हैव अनदर क्वेश्चन विच इज व्हाट आर द चैलेंजेस टू आवर कल्चरल प्रैक्टिसेस इन द नेम ऑफ सेक्युलरिज्म। तो ये सीधा सीधा सवाल है सेक्युलरिज्म से, बिकॉज दैट हैज बीन मेंशन्ड वर्ड फॉर वर्ड इन द सिलेबस। नाउ लेट्स लुक एट द सिलेबस। तो अर्बनाइजेशन जो हमने देखा अभी, लेट मी जस्ट डू दिस, या so urbanization which we just saw is over here and secularism is over here। तो urbanization से उन्होंने पूछा कि huge flooding problems including smart ones क्यों हो रही हैं ये flooding problems। तो urbanization के आसपास क्या है, poverty, development issues, globalization, regionalism। तो इन शब्दों को अगर आप इस्तेमाल करोगे तो you will get some points for urbanization problems। क्या, पॉवर्टी, बिग सिटीज हैव स्लम एरियाज, तो स्लम एरियाज आर अगेंस्ट द मास्टर प्लान ऑफ डेवलपमेंट। मास्टर प्लान के अगेंस्ट आप जाते हो तो अनप्लान डेवलपमेंट होती है। एक दो पॉइंट यहां मिल गए, राइट। देन लेट्स टॉक अबाउट ग्लोबलाइजेशन। सो ग्लोबलाइजेशन इज कॉजिंग रैपिडली राइजिंग रेट्स एंड लैंड पे प्रेशर बढ़ रहा है। उसके साथ साथ आप यहां पे बोल सकते हो डेवलपमेंटल इश्यूज में पॉपुलेशन ग्रोथ, कि पॉपुलेशन रैपिडली एक्सप्लोड कर रही है इंडिया में। जो अर्बनाइजेशन है दैट इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द मिलियन प्लस सिटीज, जो मतलब मेगा सिटीज हैं इंडिया की, उनमें पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है। तो इस वजह से यहाँ पे और ये इश्यूज हो रहे हैं कि जो ग्रोथ है वो ऑलरेडी अनप्लान्ड थी, पॉवर्टी इज एक्टिंग एज अ प्रॉब्लम, ग्लोबलाइजेशन की वजह से और प्रेशर बढ़ रहा है, डेवलपमेंटल इश्यूज की वजह से और दिक्कतें आ रही हैं। रीजनलिज्म में आप ये भी बोल सकते हो कि इवन सिटीज हैव एनक्लेव्स। फॉर इंस्टेंस इफ वी टेक द एग्जांपल ऑफ दिल्ली, सो दिल्ली हैज अर्बन विलेजेस। तो यू कैन ऑल्सो टॉक अबाउट अर्बन विलेजेस एज वन ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स फॉर द फ्लडिंग प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सैनिटेशन की इशू होता है, वहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम पूरा नहीं होता है, अनऑथोराइज कॉलोनीज। तो इस तरीके से आपने देखा कि भाई हमने सिलेबस के ये पॉइंट्स यूज़ करे। मेरे पास ये पॉइंट्स नहीं थे शायद, बट आई जस्ट रिमेंबर्ड द सिलेबस एंड मुझे 4-5 पॉइंट मिल गए यहाँ पे। नाउ ऑब्वियसली लास्टिंग रिमीडियल मेजर्स के लिए आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, बट जो 4-5 हमने पॉइंट्स इकट्ठा किए हैं उन्हीं से आप रिमीडियल मेजर्स भी निकाल सकते हो कि भाई प्लान डेवलपमेंट होना चाहिए, राइट। जो अनप्लान्ड या एनक्रोचमेंट हो रहा है उसके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाना चाहिए। उसके अलावा वाटर शेड के हिसाब से प्लानिंग करी जानी चाहिए। देन यू शुड ऑल्सो टॉक अबाउट कि लो इनकम ग्रुप्स के लिए हाउसिंग स्कीम्स होनी चाहिए सो दैट स्लम प्रोलिफरेशन ना हो। सो इस तरीके से आपने पहले पार्ट के भी और दूसरे पार्ट के भी जस्ट बाय यूजिंग द सिलेबस एज अ फ्रेमवर्क solutions निकाल लिए। Now let's come to secularism. What are the challenges to our cultural practices in the name of secularism? तो again secularism के आसपास क्या है, regionalism, communalism, social empowerment, globalization, right? तो secularism को सबसे पहले तो आप कनेक्ट कर सकते हो ग्लोबलाइजेशन से कि secularism there are two kinds of secularism. There is the Indian secularism and there is the Western secularism. Indian secularism is about coexistence of religions. Western secularism is about the separation of church and state, right? तो एक चीज तो सीधा सीधा यहां से आ गई। नाउ सेक्युलरिज्म को और कम्युनलिज्म से अगर हम कनेक्ट करते हैं तो वी कैन टॉक अबाउट स्यूडो सेक्युलरिज्म। कि स्यूडो सेक्युलरिज्म भी एक चीज है जो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में रेलेवेंट है, वेयर पीपल in the name of secularism are promoting the interests of particular communities. Although this is just one of the perspectives, but this is also one perspective, right? Social empowerment की अगर बात करें तो secularism से कैसे इसे relate किया जा सकता है? Social empowerment, I don't know, मतलब अभी
ज़्यादा दिमाग में कुछ आया नहीं, बट इफ़ यू कैन थिंक अबाउट समथिंग जो सोशल एम्पावरमेंट से आप कनेक्ट कर सकते हैं सेक्युलरिज्म को, सो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो. इट वुड ऑल्सो हेल्प द अदर्स गेट अ बेटर सेंस. सो 10 मार्क का ये क्वेश्चन है, इसमें 3-4 हमने ये चीज़ें देख ली. नाउ चैलेंजेस टू आर कल्चरल प्रैक्टिसेस, बट एट द सेम टाइम सेक्युलरिज्म को हम प्रो इसके भी देख सकते हैं. क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा इंडियन सोसाइटी में डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया भी एक टॉपिक है. सो सेक्युलरिज्म ज़रूरी क्यों है इंडियन कंटेक्स्ट में, इसके बारे में भी हम 2-3 पॉइंट लिख सकते हैं. सो ऐसे अगर हमें नहीं भी पता था तो हमने चीज़ें कनेक्ट करके सेक्युलरिज्म के बारे में 4-6-10 पॉइंट निकाल लिए अपने, विच ऑल्सो सीम रेलिवेंट. वाई? बिकॉज दे कनेक्टेड टू द सिलेबस. नाउ लेट्स लुक एट एन एग्जाम्पल फ्रॉम GS2. तो GS2 में ये सवाल है, judicial legislation is antithetical to doctrine of separation of powers, right, as envisaged in the Indian Constitution. In this context, justify filing of large number of PILs praying for issuing guidelines to executive authorities. So सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि ये separation of powers से है, and then question का core idea है, you have to justify कि whether PILs, which is public interest litigations being filed, are good or bad and what can be done about it. So ये 3 चीज़ें आपको इस सवाल में बतानी है, keeping in mind कि judicial legislation is against separation of powers. अगर आपको नहीं भी कुछ आता है तो let's check out GS2 का syllabus. So separation of powers is over here, right? So separation of powers के आसपास क्या आ रहा है? Devolution of powers and finances up to local levels, comparison of Indian constitution scheme with that of other countries. तो अगर एक कुछ नहीं आता है आपको इस सवाल में, तो सबसे पहली चीज़ आप ये कर सकते हो कि भाई इंडियन सेपरेशन ऑफ पावर्स की स्कीम को बाकी कंट्रीज़ का, US, UK आर ऑब्वियसली वेरी इजी एग्जाम्पल्स. यू कैन ऑल्सो कंपेयर देम विद फ्रांस, यू कैन ऑल्सो कंपेयर देम विद जर्मनी एंड रशिया. ये देखने के लिए कि क्या हमारे यहाँ जो जुडिशियल लेजिस्लेशन नाम की चीज़ है, क्या ये दूसरे देशों में पाई जाती है. इफ सो, यस, नो, आपके पास 1-2 पॉइंट बन जाते हैं. सेकेंड, डेवोल्यूशन ऑफ पावर्स. तो डेवोल्यूशन ऑफ पावर्स ये ऑब्वियसली बात कर रहे हैं बिटवीन द फेडरल स्ट्रक्चर्स एंड ऑल्सो डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म्स. सो वन ऑफ द थिंग्स दैट यू कैन ऑल्सो एड इन दिस क्वेश्चन अबाउट जुडिशियल लेजिस्लेशन इज कि जुडिशरी इज द पॉइंट ऑफ justice against executive overaction, inaction and all those kinds of things. But when judiciary is doing it, how do you go about redressing that? Because that becomes a problem. तो इस चीज़ को भी आप एक पॉइंट बना सकते हैं कि जब बैलेंस ऑफ पावर्स चेंज हो रहा है तो डिस्प्यूट रिड्रेसल भी प्रॉब्लमैटिक हो जाता है. जुडिशरी का जो ओरिजिनल काम है उसकी वजह कुछ और काम कर रहे हैं तो क्यों हो रहा है. सेपरेशन ऑफ पावर्स, जब डिस्प्यूट रिड्रेसल की आपने बात कर दी तो आप ये भी बात कर सकते हो कि कब एक ऑर्गन दूसरों पे हावी हो जाता है. तो इस तरीके से PIL के बारे में हम बात कर सकते हैं कि जस्टिफाई क्यों कर रहे हैं ये, व्हेन द एग्जीक्यूटिव इज वीक. नॉट जस्टिफाइड क्यों है? क्योंकि इट इज डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म में प्रॉब्लम हो रही है. डेवोल्यूशन ऑफ पावर्स चेंज हो रही है कि जुडिशरी वो काम कर रही है जो मे बी शायद एग्जीक्यूटिव का या लेजिस्लेटिव का था. बिकॉज फॉर इंस्टेंस विशाखा गाइडलाइंस का आप यहाँ पे एक एग्जांपल ले सकते हो. बट ऑब्वियसली मतलब वी आर अज्यूमिंग कि हमें इस सवाल के बारे में कुछ नहीं आता है. राइट. सो इस तरीके से GS2 में भी यूजिंग द सिलेबस यू कैन कम अप आगे पीछे वाली चीज़ें देख के कि क्या पॉइंट्स हमें और देखने चाहिए, लेने चाहिए. एंड ऑब्वियसली वे फॉरवर्ड के लिए वन ऑफ द ईजिएस्ट वेज फॉर इन GS2 इज कंपैरिजन विद अदर कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम्स. कि इंडिया में जुडिशियल लेजिस्लेशन होता है बट फॉर इंस्टेंस UK हैज प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, काइंड ऑफ jurisprudence. US हैज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ. सो US कैन थिंक अबाउट, मतलब वहां पे पॉसिबिलिटी है ऑफ गेटिंग जुडिशियल लेजिस्लेशन बट देर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग जुडिशियल लेजिस्लेशन इन द UK. So you can also talk about कि which way do we want to go. This kind of question या this kind of a comparison you can leave in your conclusion which will give you extra points. क्यों? क्योंकि आपने कुछ हटके किया. So next देखते हैं GS3 का example question. So GS3 के इस question में क्या है? Explain the rationale behind GST. Compensation to States Act 2017. How has COVID-19 impacted GST compensation fund and created new federal tensions? तो जैसा कि हमने अभी देखा कि ये सिलेबस जो है
दिस इज़ फॉर GS2, राइट। ये सिलेबस जो है दिस इज़ फॉर GS2। ये क्वेश्चन है GS3 का, बट आपको ये आर्बिट्रेरी अपने पास डिस्टिंक्शन नहीं बनाना है कि भाई GS3 में GS2 का हम नहीं कर सकते, GS2 में GS3 का नहीं कर सकते, क्योंकि टेक्निकली GST जो है इट इज़ रिलेटेड टू पॉलिटी बट इट्स ऑल्सो रिलेटेड टू इकोनॉमी। तो यू कैन ऑल्सो यूज ये वाले पॉइंट्स यहाँ पे कि डेवल्यूशन ऑफ पावर एंड फाइनेंसेस टू लोकल लेवल्स, तो GST इज इम्पैक्टिंग दैट, राइट। तो इस तरीके से आप बात कर सकते हो। यहाँ पे पर्टिकुलरली आपको कोविड के सेंस में बात करनी है, तो जो स्टेट्स के पास ऑटोनॉमी थी, राइट, पहले व्हेन स्टेट्स कुड लेवी देयर ओन टैक्सेस दे हैड ऑटोनॉमी टू रेज टैक्सेस एज नीडेड, बट GST चेंजेस दैट। ऑब्वियसली जब GST की वजह से शॉर्टफॉल हुआ तो गवर्नमेंट हैड कम आउट विद अ कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूला, बट इवन इफ यू डू नॉट रिमेंबर दिस कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूला, आप जनरली ऑटोनॉमी के बारे में बात कर सकते हो कि स्टेट्स की ऑटोनॉमी में दिक्कत आ रही है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो प्लानिंग, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ग्रोथ, इन सब चीज़ों को भी आप वहाँ मेंशन कर सकते हो कि व्हेन स्टेट्स डू नॉट हैव रेगुलर रेवेन्यू, जब आप अपना रेवेन्यू खुद नहीं प्लान कर सकते, व्हेन यू आर डिपेंडेंट ऑन सेंटर sharing GST, so planning is impacted. Similarly, mobilization of resources is done at a central level, so that reduces autonomy. Growth, you cannot impact growth of GST directly. This needs to be coordinated at a national level, right? So हमने बस सिलेबस के पॉइंट्स को यूज़ किया, हमने अलग से कुछ नहीं किया। हमें अगर नहीं भी आता था तो हमने सिलेबस के पॉइंट्स को यूज़ करके यहाँ पे 3-4 पॉइंट अपने बना लिए, एंड इस तरीके से यू कैन यूज़ द सिलेबस टू कम अप विद मल्टीपल पॉइंट्स इन योर मेंस आंसर राइटिंग। दिस इज ऑब्वियसली, अगेन आई विल रिपीट, नॉट ऑलवेज एप्लीकेबल। जब क्वेश्चन आपका डायरेक्ट स्पेसिफिक प्रोविजन पूछता है तो इन दोज केसेस these frameworks will not be applicable, but in general जो 2 से 3 सवाल होते हैं हर साल जो ऐसे आते हैं जिनके बारे में मतलब सर ना पैर लग रहा हो, तो ये एक बहुत ही सिंपल तरीका आपका हो जाता है which you can use to come up with potential points. And finally, I will just repeat कि mains focus group, if you're interested in joining, the link for that will be in the video description below. So thank you all for watching. I hope आप लोगों को पसंद आया हो. If so, please like, share, subscribe.